लव यू बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने भीम बैच के अंतर्गत फोटोसिंथेटिक इन हायर प्लांट्स के अंतर्गत कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस रसो परासरणी परिकल्पना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये फोटोसिंथेसिस में क्लियर हुआ तो मतलब सब कुछ आ गया, और नहीं क्लियर हुआ तो बेटा कुछ नहीं आया। सो केयरफुली चलिए बात करते हैं अब हम लोग कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी ये कहो कि 10 स्टार रेटिंग टॉपिक है, और उतना ही अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं। तो सबसे पहले बिना टाइम बर्बाद किए चलिए बात करते हैं कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से रिलेटेड दो लर्निंग क्वेश्चंस की। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को सबसे पहले एक्सप्लेन किया पी मिकेल ने। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम पी मिकेल है, इन्होंने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया। दिस हाइपोथेसिस एक्सप्लेन हाउ टू फॉर्म एटीपी इन क्लोरोप्लास्ट। इस हाइपोथेसिस के द्वारा इस बात को एक्सप्लेन किया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान एटीपी किस प्रकार से बनती है। दोबारा से सुन लें, इसके द्वारा यह एक्सप्लेन किया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान एटीपी किस प्रकार से बनती है। हालांकि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि फास्फोराइलेशन में जब इलेक्ट्रॉन डाउनहिल जर्नी करते हैं तो जब साइटोक्रोम B6 से F की ओर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उस समय एनर्जी रिलीज होती है डाउनहिल जर्नी होने पर, और वो एनर्जी आईपी के रूप में एटीपी के साथ जुड़ करके एटीपी बनाती है। कैसे बनाती है देखो, वो जो कल बताया था वो लीनियर प्रोग्राम था। आज इसको आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि PS सेकेंड इस प्रकार से फोटॉन्स को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद इलेक्ट्रॉन पहले अपहिल जर्नी करते हैं इस प्रकार से, फिर इसके बाद यहां से ये इलेक्ट्रॉन डाउनहिल जर्नी करते हैं कई स्टेप में, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट को दे दिए जाते हैं, और PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन ये भी फोटॉन को लेता है, और लेने के बाद इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, और फाइनली NADP2H यानी फोटोलाइट रिडक्शन का रिडक्शन पावर बनाता है। इसी प्रक्रिया में आपने देखा कि साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम F के दौरान IP प्लस ADP आपस में जुड़ करके ATP बनाते हैं। यह आपको बताया गया था। पी मिकेल ने इसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक्सप्लेन किया। तो आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं इस हाइपोथेसिस के अंतर्गत कि फोटोलाइट रिएक्शन के अंतर्गत एटीपी किस प्रकार से बनती है। चलिए वापस चलते हैं फिर से एक बार मिकेल हाइपोथेसिस की तरफ। तो आप सभी को पता है कि फोटोलाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन द सरफेस ऑफ थैलेक्वाइड्स एंड लुमेन ऑफ थैलेक्वाइड्स, ऐसा आपने पढ़ा था। जरा एक बार हम फिर आपको याद दिला देते हैं। देखिए बेटा, यहां पर जैसे ये थैलेक्वाइड्स है जो कि एक क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर के रूप में है, इस प्रकार से अभी क्लोरोप्लास्ट नहीं थैलेक्वाइड्स बन रहा है इस तरीके से, ऐसे ये थैलेक्वाइड्स है। अब एक एक बात को बड़े ध्यान से समझना। थैलेक्वाइड्स के
आउटर सरफेस पे यहां पर बेटा पीएस फर्स्ट पाया जाता है। इस तरीके से ये पीएस फर्स्ट है। इसकी इनर सरफेस पर ये पीएस सेकेंड पाया जाता है। और ये दोनों बातें आपको पता है कि थैलेक्वाइड्स के अपर सरफेस पर पीएस फर्स्ट और यहां पर पीएस सेकेंड पाया जाता है। इसके अलावा पीएस फर्स्ट के पास यहां पर एक एंजाइम होता है। इस एंजाइम को हम कहते हैं NADP रिडक्टेस। इसे हम कहते हैं NADP रिडक्टेस। तो NADP रिडक्टेस एंजाइम्स रिलेटेड टू द पीएस फर्स्ट, ये इस प्रकार से पीएस फर्स्ट के साथ जुड़ा होता है। एक और बिंदु पर विचार करेंगे तो यहां पर पीएस सेकेंड के पास एक और पॉइंट पाया जाता है। इसे बेटा हम कहते हैं वाटर स्प्लिटिंग पॉइंट, जहां पर जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। इतनी बात आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए, तभी मामला आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। अब देखिए इसके बाद एक बात और सुनिए। इस थैलेक्वाइड्स मेम्ब्रेन पर कई जगह पर प्रोटॉन पंप पाए जाते हैं। इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, आसानी से आपको दिखे। यहां पर इस जगह पर ऐसे इस तरीके से यहां पर ऐसे ये पंप है और ये दो प्रकार के प्रोटीन से मिलकर के बना है। एक होता है F0। F0 कौन सा है? ऊपर वाला जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसे हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स। यानी पूरा एक प्रोटीन से बना हुआ पंप है जिसमें दो प्रकार की प्रोटीन है, एक है F0 और दूसरी है F1। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखिए क्या हो रहा है, सारी बात अब यहां से क्लियर होगी। हाँ जी, एक बात और समझ लें यहां पर कि ये जो F1 है, इसके पास एक एंजाइम है। इस एंजाइम को हम कहते हैं ATPase। कहां पे पाया जा रहा है? F1 पार्टिकल्स के साथ यहां पर एक एंजाइम है जिसका नाम है ATPase। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखो यहां पर एक बात और चलते चलते कि ये थैलेक्वाइड्स कहां पे है। थैलेक्वाइड्स बच्चों इसके चारों तरफ ये यहां पर आप देख रहे हो, ये क्या है? ये स्ट्रोमा है। ये क्या है? ये स्ट्रोमा है। इस तरीके से ये स्ट्रोमा है। चूंकि थैलेक्वाइड्स अलग से नहीं होते, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा में पड़ी हुई रचनाएं होती, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए था? थैलेक्वाइड्स का स्ट्रक्चर। थैलेक्वाइड्स पॉइंट्स लाइक स्ट्रक्चर है, इनको थर्ड मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये अंदर से खोखली रचनाएं हैं, अर्थात ये जो आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं लुमेन ऑफ थैलेक्वाइड्स। थैलेक्वाइड्स की गुहा, राइट। आउटर सरफेस पर पीएस फर्स्ट के पास NADP रिडक्टेज एंजाइम, ये आप देख सकते हो। ये यहां पर पीएस फर्स्ट के पास NADP रिडक्टेज एंजाइम, पीएस सेकेंड से रिलेट करता हुआ वाटर स्प्लिटिंग पॉइंट, थैलेक्वाइड्स मेम्ब्रेन के साथ लगे हुए ये पंप जो कि प्रोटीन के दो पार्टिकल से मिलकर के बने हैं,
जिन्हें क्रमशः हम F0 F1 पार्टिकल्स कहते हैं। इसी में एक एंजाइम पाया जाता है ATPase। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब देखिए इस हाइपोथेसिस में किस तरीके से लाइट रिएक्शन को एक्सप्लेन किया गया और साथ ही साथ एटीपी कैसे बना, इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। जेड स्कीम पढ़ चुके हो तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या हुआ। आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले पीएस सेकंड इस प्रकार से फोटॉन को रिसीव करता है। ये लाइट है जिसको हम फोटॉन बोल रहे हैं। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हुए साइटोक्रोम B2F से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन पीएस फर्स्ट को जाते हैं। यह आपने पढ़ा था। ठीक इसी समय पीएस फर्स्ट के द्वारा भी फोटॉन को रिसीव किया जाता है। ये भी फोटॉन है, फोटॉन को रिसीव किया जाता है। दोबारा से सुने, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले पीएस सेकंड के द्वारा फोटॉन को रिसीव किया गया, जिससे पीएस सेकंड रिडक्शन में गया। अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हुए ये दो इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करता है। ये इलेक्ट्रॉन अपहिल जर्नी करने के बाद डाउनहिल जर्नी करते हुए प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम F से होते हुए प्लास्टोसाइनिन के थ्रू पीएस फर्स्ट में पहुंचते हैं। राइट, इतनी बात क्लियर हुई। ये कुछ नहीं, जेड स्कीम है, ऐसे लिख दी गई है। जिस समय इलेक्ट्रॉन यहां से पास आउट होता है, ठीक उसी समय इसी जगह से कुछ H आयन लुमन में प्रवेश करते हैं। स्ट्रोमा से लुमेन में कुछ जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं उतने इधर हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन्स के रूप में इसके अंदर आते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ये बात समझ में आई कि लुमेन में हाइड्रोजन आयन जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इधर से जाते हैं उतने ही इस पंप के द्वारा स्ट्रोमा में उपस्थित H आयन जो होते हैं वो इसकी लुमेन में आके जमा हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात। बात नंबर 2 देखिए अब क्या हो रहा है। बात नंबर 2 में आप देखेंगे कि अब पीएस सेकंड के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इन इलेक्ट्रॉनों की भरपाई के लिए वाटर की स्प्लिटिंग होती। तो अब ये H2O जो है यहां पे टूटता है और टूट करके बेटा 2H आयन या सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन 2H आयन और हाफ O2 को बनाता है। यह वाटर स्प्लिटिंग है या फोटोलाइसिस है या जल का प्रकाशीय अपघटन है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब ये इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड को दे दिए गए। O2 जो थी ये ऑक्सीजन यहां से बाहर निकल गई, इवॉल्व हो गई आउट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है। कहां से निकलती? यहां से निकलती। बचे हमारे पास H आयन। ये H आयन जो होते हैं वो यहां पर ऐसे जमा होते रहते हैं और H आयन और H आयन और H आयन और H आयन, इस तरीके से ल्यूमेन में बहुत सारे H आयन जमा होते रहते हैं। H आयन आने के दो सोर्स हैं। पहला तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से पास आउट हो रहा था तो स्ट्रोमा से इधर आए। दूसरा जब वाटर की स्प्लिटिंग हुई तो और H आयन यहां पर आए। अब इससे स्थितियां क्या होंगी? एक प्रोटॉन ग्रेडियंट स्थापित हो गया। और एक चीज देखिए यहां पर कि स्ट्रोमा से और इलेक्ट्रॉन NADP
यहां पर क्या हो रहा है, NADP आयन प्लस H आयन, और ये एंजाइम मिल करके यहां पर बना रहे हैं NADP2H, यहां पे बना रहे हैं। तो लगातार इससे क्या हुआ कि स्ट्रोमा में एच आयनों की भारी कमी हो गई, क्योंकि एच आयन यहां से यहां आ रहे, जो स्ट्रोमा में थे वो यहां भी खर्चा हो रहे, और एच आयन यहां पर बढ़ रहे हैं। तो स्ट्रोमा और थैलेकोइड्स लुमेन के बीच एक प्रोटॉन ग्रेडियंट स्थापित हो गया। सीधी सी बात है, जहां पर कंसंट्रेशन अधिक होता है वहां से कम कंसंट्रेशन की तरफ आयन जाते हैं। अब ये एच आयन जो थे, जब ये एच आयन, ध्यान से, जब यहां पर ज्यादा हो गए और स्ट्रोमा में कम हो गए, तो ये वाले एच आयन जो थे, स्ट्रोमा में एच आयनों की कमी को पूरा करने के लिए यहां से पास आउट होते हैं ऐसे। ये एच आयन यहां से पास आउट होते पंप के थ्रू। जब एच आयन पास आउट होते तो ये एनर्जी को रिलीज करते, वो एनर्जी होती है आईपी एनर्जी होती है, इनऑर्गेनिक फास्फेट के रूप में होती है, जो एडीपी के साथ जुड़ करके एटीपी बनाती है। क्लियर हो गया? एडीपी के साथ जुड़ करके एटीपी बनाती है। जितनी बार एच आयन यहां से यहां आएंगे, पहली बात तो यहां से यहां आ क्यों रहे, यहां से यहां इसलिए आ रहे क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, स्ट्रोमा में कम है। तो इस कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए लगातार इस पंप के द्वारा एच आयन बाहर आते हैं, और जब प्रोटॉन यहां से पास आउट होता है, एच आयन यहां से पास आउट होता है, तो बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करता है। ये एनर्जी इस एटीपेस एंजाइम की प्रेजेंस में एडीपी के साथ जुड़ करके एटीपी बना लेती है। मिकेल ने बेटा यही एक्सप्लेन किया था, अभी ऊपर मैंने कहा था कि मिकेल ने क्या किया कि दिस हाइपोथेसिस एक्सप्लेन हाउ टू फॉर्म एटीपी इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी प्रकाश संश्लेषण के दौरान कैसे बनती है, बहुत आसान था, आपने देखा। आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे की कुछ थ्योरेटिकल बातें कर लेते हैं। F0 फैसिलेट डिफ्यूजन ऑफ एच आयन। अभी आपने देखा कि जो प्रोटॉन पंप था उसमें F0 और F1 पार्टिकल्स दो थे। तो F0 के थ्रू लुमेन में उपस्थित एच आयन स्ट्रोमा की तरफ जाते हैं, पहली लाइन का मतलब। दूसरी लाइन लिखी, साइट ऑफ वाटर स्प्लिटिंग टेक प्लेस इन ल्यूमेन ऑफ थैलेकोइड्स। ये देखिए, साइट ऑफ वाटर स्प्लिटिंग टेक प्लेस इन साइड द लुमेन ऑफ थैलेकोइड्स। जल का प्रकाशीय अपघटन थैलेकोइड्स गुहा के अंदर होता है। तीसरी बात बेटा फिर से देखिए, साइट ऑफ एनएडीपी रिडक्टेस आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। थैलेकोइड्स मेम्ब्रेन के सबसे बाहरी सतह पर यह एनएडीपी रिडक्टेस एंजाइम पाया जाता है। ये पूछे गए सवाल है जो थ्योरी बता रहा हूं। अभी तक तीन बातें की मैंने। पहली बात मैंने क्या की कि F0 फैसिलेट डिफ्यूजन ऑफ एच आयन। दूसरी बात मैंने क्या की कि साइट ऑफ वाटर स्प्लिटिंग या वाटर स्प्लिटिंग पॉइंट लोकेटेड इनसाइड द लुमेन ऑफ थैलेकोइड्स। तीसरी बात क्या की कि एनएडीपी रिडक्टेस प्रेजेंस विद द आउटर सरफेस ऑफ थैलेकोइड मेम्ब्रेन। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। अगले पॉइंट पर बात करें, अगर एटीपी एंड NADP2H प्रोडक्शन टेक प्लेस इन स्ट्रोमा, दोनों ही स्ट्रोमा में बनते हैं। क्यों बनते हैं आपने देखा अभी कि एटीपी कब बनेगा, जब एच आयन बाहर आए, और NADP2H कहां बना, जहां NADP2H रिडक्टेस था, तो दोनों स्ट्रोमा में बनते हैं। साइटोप्लाज्म एक्ट एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एक्ट एज प्रोटॉन रिसेप्टर। अगले पॉइंट पर बात करें,
साइट ऑफ O2 प्रोडक्शन, कहां से O2 प्रोडक्ट हुई? ल्यूमेन ऑफ थैलेक्वाइड से, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ O2 इज रिलेटेड टू द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस इनसाइड द थैलेक्वाइड्स. ऑक्सीजन का निर्माण प्रकाश के, जल के प्रकाशीय अपघटन से संबंधित है, क्योंकि जल का जब प्रकाशीय अपघटन होगा तभी ऑक्सीजन बाहर आएगी. और प्रकाशीय अपघटन कहां हो रहा है? प्रकाशीय अपघटन बेटा हो रहा है थैलेक्वाइड गुहा के अंदर की ओर. क्लियर हुई बात? कीमोऑस्मोटिक प्रोसेस रिक्वायर्ड. पूरी कीमोऑस्मोटिक प्रोसेस के लिए क्या क्या जरूरी है? कई बार ये सवाल पूछा गया. एक तो मेम्ब्रेन, कौन सी? थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन. एक प्रोटॉन पंप, दूसरा प्रोटॉन ग्रेडियंट और एटीपीएस एंजाइम. दोबारा से समझो, थैलेक्वाइड की झिल्ली, एक प्रोटॉन पंप चाहिए. दूसरी बात, ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट लिखा हुआ है इसका मतलब यही है कि अंदर एचआयनों की भारी मात्रा हो और स्टोमा में कमी हो, तभी एचआयन गुहा से बाहर की तरफ आएंगे. आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ. और एक एटीपीएस एंजाइम की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी कि अगर एटीपीएस एंजाइम नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? बोलो, क्या नहीं होगा? एटीपीएस एंजाइम नहीं होगा तो जो रिलीजिंग एनर्जी थी वो कभी नहीं जुड़ेगी. तो बात समझ गए बेटा? अब हम लोग अगले टॉपिक में बात करेंगे डार्क रिएक्शन की. तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ.